नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर संसद भवन परिसर में सर्वदलीय बैठक जारी। गृह, रक्षा और विदेश मंत्री समेत विभिन्न दलों के नेता मौजूद। बांग्लादेश में राष्ट्रपति द्वारा संसद भंग करने के बाद अंतरिम सरकार के गठन की कवायद तेज। नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को बनाया जा सकता है अंतरिम सरकार का मुख्य सलाहकार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फिजी में भारतवंशियों को किया संबोधित। दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों का किया जिक्र। इससे पहले राष्ट्रपति को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किया गया था सम्मानित। और पेरिस ओलंपिक में आज फाइनल में पहुंचने के इरादे से उतरेगी भारतीय हॉकी टीम। सेमीफाइनल में जर्मनी से होगा सामना। वहीं टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज होंगे मैदान पर। क्वालिफिकेशन में लेंगे हिस्सा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर संसद भवन परिसर में आज सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में गृह, रक्षा और विदेश मंत्री और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत विभिन्न दलों के नेता मौजूद रहे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सभी नेताओं को बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी। तो बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर सर्वदलीय बैठक और बैठक की जानकारी देते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इसकी जानकारी साझा की है। विदेश मंत्री ने बताया कि इस बैठक में बांग्लादेश में चल रहे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही उन्होंने लिखा कि इस बैठक में सभी ने इस मसले पर सर्वसम्मत समर्थन दिया, जिसकी वो सराहना करते हैं। तो बांग्लादेश के मुद्दे पर हुई सर्वदलीय बैठक और इसमें तमाम नेतागणों ने हिस्सा लिया। गृह, रक्षा और विदेश मंत्री समेत विभिन्न दलों के नेता भी मौजूद रहे। राहुल गांधी भी इसमें शिरकत करते हुए नजर आए और सभी ने इस मसले पर सर्वसम्मत समर्थन दिया, जिसकी जानकारी विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से भी साझा की है। तो संसद भवन परिसर में यह सर्वदलीय बैठक हुई है। आप देख सकते हैं बैठक में गृह, रक्षा और विदेश मंत्री और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत विभिन्न दलों के नेता मौजूद रहे। तो बांग्लादेश के हालात पर यह सर्वदलीय बैठक हुई है। शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। शैलेंद्र, यहां पर भारत पैनी नजर रख रहा है इस वक्त, जो पड़ोसी देश में इस वक्त तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं। यहां पर केंद्रीय मंत्रियों समेत विभिन्न दलों के नेता मौजूद रहे सर्वदलीय बैठक में। क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है इस पूरी बैठक को लेकर? किस तरह से विदेश मंत्री ने सभी को मौजूदा हालात के बारे में जानकारी दी? शैलेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो बांग्लादेश के हालात पर इस वक्त अब पैनी नजर बनाए हुए भारत। बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर कल भी बेहद एक अहम बैठक हुई थी। सुरक्षा मामलों की समिति की बैठक हुई थी जिसकी अध्यक्षता की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और आज बांग्लादेश के हालात पर सर्वदलीय बैठक यहां पर हुई है, जहां पर विभिन्न दलों के नेताओं ने इसमें शिरकत की। हम तस्वीरों में इस वक्त देख सकते हैं। शैलेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है? किस तरह से विदेश मंत्री ने इस पूरे हालात, जो घटनाक्रम तेजी से बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं बांग्लादेश में, उसको लेकर तमाम मौजूद नेताओं को यहां पर ब्रीफ किया? जी देखिए, बिल्कुल इस बात की पूरी जानकारी दी गई है विभिन्न दलों के नेताओं को कि क्या कुछ घटनाक्रम घटित हुआ, बांग्लादेश में जो राजनीतिक स्थिरता आई
उसको लेकर पूरा घटनाक्रम, उसकी ब्रीफिंग दी गई है विभिन्न दलों के नेताओं को। हालांकि मीडिया से बातचीत नहीं की और कहा कि चूंकि बहुत तेज़ी से वहां पर राजनीतिक घटनाक्रम बदले हैं और सरकार वहां के घटनाक्रम पर नज़र रख रही है, ऐसे में बहुत कुछ जानकारी देना ये उचित नहीं होगा। लिहाजा हमने देखा कि मीडिया से बातचीत बहुत विस्तार से नहीं की गई, लेकिन ये जो सूत्र बता रहे हैं कि सभी राजनीतिक दलों ने सरकार का ये समर्थन इस बात को लेकर किया है कि जो भी उचित कदम, एहतियाती कदम उठाए जाने की ज़रूरत है, बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुए, वहाँ के घटनाक्रम को देखते हुए वो सरकार उठाए। तमाम दलों के जो नेता हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, वो सरकार के साथ इस मुद्दे पर खड़े हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि बांग्लादेश और भारत की जो सीमा है वो बहुत लंबी है और कई राज्यों में ये हम जानते हैं कि बांग्लादेश में जो घटनाक्रम घट रहा है उसका वहाँ एहतियात बढ़ाया गया है, उत्तर पूर्व हो या पश्चिम बंगाल हो। तो निश्चित तौर पर उन सब को लेकर एक ब्रीफिंग दी गई है इस सर्वदलीय बैठक में। और कल जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी हुई थी वो भी हम जानते हैं कि इसी बांग्लादेश के हालात के मद्देनज़र हुई थी। तो इसकी पूरी विस्तार से जानकारी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज की सर्वदलीय बैठक में दी है, लेकिन इस बैठक में क्या कुछ कहा गया इसकी औपचारिक जानकारी नहीं दी गई। ये बताया गया कि बहुत तेज़ी से वहाँ पर घटनाक्रम बदले, बीते कुछ दिनों में क्या कुछ हुआ जिसकी वजह से ये राजनीतिक अस्थिरता आई बांग्लादेश में, शेख हसीना को अपना पद छोड़ना पड़ा, देश छोड़ना पड़ा बांग्लादेश। तो उसमें उस बात की पूरी जानकारी दी गई है और जो कुछ एहतियाती कदम उठाए जाने हैं सरकार उस पर नज़र रख रही है, निगरानी रख रही है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी दलों ने एक स्वर से सरकार के रुख का, सरकार जो भी कदम उठा रही है उसका समर्थन किया है कि इस पूरे मुद्दे पर एहतियाती कदम के लिए जो भी कदम उठाए जाने हैं उस पर वो सरकार के साथ खड़ी है, चाहे वो सुरक्षा बलों की अधिक तैनाती हो सीमावर्ती राज्यों में या फिर बाकी जो कदम हो। तो इस बात की जानकारी आज दी गई है सर्वदलीय बैठक में। बिल्कुल शैलेंद्र, यहाँ पर भारत बहुत ही ध्यान से और बहुत पैनी नज़र यहाँ पर गंभीरता से बनाए हुए हैं जो भी तेज़ी से घटनाक्रम इस वक्त बदल रहे हैं। साथ ही पहले भी एडवाइजरी जारी की गई थी जो भी तमाम भारतीय बांग्लादेश में इस वक्त हैं उनकी सुरक्षा को लेकर। क्या कुछ आपको लगता है कि अहम एजेंडा हो सकते हैं, अहम मुद्दे हो सकते हैं जिन पर यहाँ पर एक आम बातचीत करने की कोशिश यहाँ पर सरकार की ओर से है? और ख़ास तौर पर यहाँ पर विपक्षी नेता भी शामिल हुए और इसका जिक्र भी यहाँ पर विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया पर किया है कि सर्वसम्मति से यहाँ पर चर्चा हुई। सार्थक, देखिए निश्चित तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर जो सूत्र बता रहे हैं कि जब ब्रीफिंग दे रहे थे तब तमाम विपक्ष के नेताओं ने इस बात को कहा कि आप जो भी सरकार कदम उठाना चाहती है उसके साथ खड़े हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल शैलेंद्र, यहाँ पर तमाम तरह की इस वक्त हमने देखा कि सीमा पर भी जिस तरह से सुरक्षा पुख्ता करने की बात की जा रही है, साथ ही जो तमाम जो भारतीय मौजूद हैं बांग्लादेश में उनकी सुरक्षा को लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई है। और क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस पूरे मुद्दे पर, किस तरह से सरकार का रुख रह सकता है? आप अपना सवाल दोहराएंगे क्या? शैलेंद्र, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? जी बिल्कुल। देखिए बहुत महत्वपूर्ण ये है कि सर्वदलीय बैठक में इस बात की जानकारी दी जाती है कि क्या सरकार एहतियाती कदम उठा रही है और विपक्षी दलों का और तमाम दलों का रुख क्या है। चूंकि ये एक ऐसा मुद्दा है, पड़ोसी देश में राजनीतिक अस्थिरता आई है, तो निश्चित तौर पर एक सर्वमान्यता बनाकर, एक सहमति बनाकर सरकार सभी दलों को विश्वास में लेकर एहतियाती कदम उठाना चाहेगी और उसको लेकर ये बैठक हुई। और इस बात को लेकर खुशी भी जताई गई कि सभी दलों ने एक मत से सरकार के रुख का, जो सरकार कदम उठा रही है या जो आगे कदम उठाए जाने की जरूरत है उसका समर्थन किया। हम जानते हैं कि सुरक्षा बलों की अधिक तैनाती की बात हो सीमावर्ती राज्यों में या फिर बांग्लादेश के साथ जो हमारे मजबूत संबंध रहे वो कैसे आगे मजबूत संबंध बने रहे, उस दिशा में जो कदम उठाए जाने की ज़रूरत है, इन सब पर भारत सरकार जो भी फैसला करेगी तमाम दल, उसमें जो सहयोगी दल हैं, जो विपक्षी दल हैं, वो साथ खड़े नजर आ रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस बैठक से ये एक संदेश निकला है। आज सदन में क्या विदेश मंत्री जानकारी देंगे ये देखना होगा कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या वक्तव्य विदेश मंत्री दे सकते हैं, जिससे देश को पता चले औपचारिक तौर पर कि क्या कुछ घटनाक्रम हुआ और क्या कुछ एहतियाती कदम उठाए गए।
बिल्कुल, तो संसद में भी क्या इस मुद्दे को उठाया जा सकता है, इस पर भी नजर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए शैलेंद्र मिश्र, हमारे संवाददाता, जो बता रहे थे कि किस तरह से अभी सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें विदेश मंत्री ने तमाम नेतागण को जो मौजूदा हालात हैं बांग्लादेश के, उसको लेकर यहाँ पर उनसे बातचीत की और क्या कुछ सरकार का रुख रह सकता है, इस पर भी बातचीत हुई। बांग्लादेश इस वक्त राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और इस अस्थिरता के बीच कल बांग्लादेश में राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन ने ढाका के बंग भवन में एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में अंतरिम सरकार के गठन पर चर्चा की गई। बैठक में तीनों सशस्त्र बलों के प्रमुखों, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में आरक्षण विरोधी आंदोलन में मारे गए लोगों की याद में एक शोक प्रस्ताव भी पेश किया गया। साथ ही दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की गई। राष्ट्रपति ने बैठक में मौजूद सभी लोगों से देश में कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने में धैर्य और सहनशीलता बरतने का आग्रह किया गया। लूटपाट और हिंसक गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई का भी निर्णय लिया गया। इसके अलावा आरक्षण विरोधी आंदोलन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी लोगों को रिहा करने का निर्णय लिया गया। बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी कि किसी भी समुदाय को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। इससे पहले शेख हसीना के भारत रवाना होने पर बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकर उज जमान ने उनके इस्तीफे की पुष्टि की थी। तो अस्थिरता के बीच यहाँ पर बैठकों का दौर जारी है। पड़ोसी देश बांग्लादेश में शुरू हुई राजनीतिक अस्थिरता के बीच भारत ने दोनों देशों की सीमा रेखा पर चौकसी बढ़ा दी है। साथ ही भारत बांग्लादेश पेट्रोपोल सीमा को बंद कर दिया गया है। भारत से बांग्लादेश गए सभी ट्रक चालकों को बीएसएफ ने वापस भारत बुला लिया है। पेट्रोपोल सीमा पर सभी को 500 मीटर दूर ही रोका जा रहा है और बीएसएफ को हाई अलर्ट पर रखा गया है। शेख हसीना के इस्तीफा देने और देश छोड़ने के बाद सैकड़ों बांग्लादेशी पैलेस डे ला रिपब्लिक में जश्न मनाने के लिए एकत्र हुए। प्रदर्शनकारियों ने खुशी मनाई और झंडे लहराए। कई लोगों ने कहा कि उनका देश अब आजाद है। निर्वासन की इस उड़ान ने शेख हसीना के 15 साल के दूसरे कार्यकाल के दौर को समाप्त कर दिया है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में हुए विरोध प्रदर्शन और हिंसक कार्रवाई में लगभग 250 लोग मारे गए और हजारों घायल हो गए हैं। तो दुनिया के कोने कोने में कई जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर वहां मौजूद बांग्लादेशी जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन करने की तैयारी चल रही है। वहीं प्रदर्शनकारी छात्र नेताओं ने नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस का नाम सलाहकार प्रमुख के रूप में प्रस्तावित किया है। छात्र आंदोलन के प्रमुख समन्वयक नाहिद इस्लाम ने आज इस संबंध में एक वीडियो संदेश दिया और अपनी बात रखी। छात्र आंदोलन के समन्वयकों का दावा है कि यूनुस इस भूमिका को निभाने के लिए उन्होंने अपनी सहमति जताई है। वहीं बांग्लादेश के सेना प्रमुख आज इस संबंध में छात्र नेताओं से मुलाकात करेंगे। बता दें कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में एक सामाजिक उद्यमी, बैंकर और सिविल सोसाइटी के नेता हैं। 84 वर्षीय यूनुस और उनके ग्रामीण बैंक ने बांग्लादेश के ग्रामीण गरीबों को $100 से कम के छोटे ऋण देकर लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का काम किया था, जिसके लिए उन्हें 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया था। तो मोहम्मद यूनुस का नाम यहां पर सामने आया है। अंतरिम सरकार बनने की जो कवायद तेज हुई है उसमें इनकी भूमिका क्या होगी, ये देखने वाली बात होगी। और बांग्लादेश के इसमें जो अस्थिर हालात हैं लगातार उस पर सभी हम नजर बनाए हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारी खास मेहमान डॉक्टर श्वेता सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, हमारे साथ खास जुड़ रही हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका। श्वेता जी, सबसे आपसे पहले ये जानना चाहूंगी कि इस वक्त जो कल से हमने तस्वीरें देखी बांग्लादेश में, जिस तरह से प्रदर्शनकारियों की और शेख हसीना के घर से भी जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही थी, जो सड़कों पर एक हुजूम निकला था और उसके बाद जो सेना ने कमान संभाली, जो सबसे पहला आपको नजर आता है, इस वक्त पूरा विश्व नजर बनाए हुआ है, खासतौर पर भारत ने इस पर कड़ी नजर बनाई हुई है। सीमा से जुड़े सीमा पर चौकसी बढ़ाने से लेकर संसद भवन परिसर में सर्वदलीय बैठक तक,
भारत इस पर कड़ी नजर बनाए हुए है। लेकिन इस वक्त किस तरह से देखते हैं आप, किस अस्थिरता के दौर से इस वक्त बांग्लादेश है? बहुत बहुत धन्यवाद जया जी। आई थिंक हमारे लिए, भारत के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोमेंट है। एंड आई वुड से कि इंडिया जो है इसको बहुत क्लोजली वॉच कर रहा है। और अगर आप देखें हमारे यहाँ के डेवलपमेंट्स, अभी तक इस वक्त तक कोई एमईए का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। बट एट द सेम टाइम इंडिया हैज बीन द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। उन्होंने शेख हसीना दिल्ली आई, यहाँ से उनका ट्रांजिट वो है, सो इट्स बीन द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। बट इंडिया वुड बी वेरी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ मेकिंग एनी स्टेटमेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि वो देखना चाहता है कि इंटरिम सरकार का रुख क्या होगा। ये बात तो बहुत ही साफ है कि इंटरिम सरकार जो भी बनेगी, अब देखने की बात ये है कि ये आर्मी लेड होगी या आर्मी सपोर्टेड होगी। एक दूसरी चीज, इसके जो की स्टेक होल्डर्स होंगे वो बीएनपी और जमाते इस्लामी होंगे। अगर हम बीएनपी और जमाते इस्लामी की बात करें और इंडिया के पक्ष से इसे देखें, तो बोथ बीएनपी एंड जमाते इस्लामी हैव नॉट हैड अ वेरी प्रो इंडिया स्टांस। हम ये भी समझते हैं कि जमाते इस्लामी का अगर हम पाकिस्तान के साथ लिंक्स देखें तो इंडिया इस वक्त कंसर्न होगा कि बांग्लादेश की बांग्लादेश कैन बी यूज्ड फॉर एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस अगेंस्ट इंडिया। तो ये एक बहुत बड़ी कंसर्न रहेगी। इसके साथ साथ अगर हम तीसरा फैक्टर देखें तो अब चाइना का क्या रोल होगा इस पूरे जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। इंडिया बहुत क्लोजली देखेगी चाइना फैक्टर की, हाउ डज इट प्ले आउट इन बांग्लादेश। तो वो एक तीसरा बहुत अहम पहलू है हमारे लिए। इंडिया के लिए इस वक्त हमारी नेबरहुड पॉलिसी में, अगर हम अपनी नेबरहुड पॉलिसी देखें, स्पेसिफिकली सागर डॉक्ट्रिन देखें, अगर हम अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी देखें, तो शेख हसीना एक बहुत ही अहम अलाय थी, बहुत ही डिपेंडेबल अलाय थी। तो अब इस ट्रांजिशन को लेकर इंडिया में डेफिनेटली एक कंसर्न है, बट एट द सेम टाइम एक कॉशन भी है कि पेशेंट डिप्लोमेसी की जरूरत है। सो आई थिंक मच रिमेन्स टू बी सीन इन द नेक्स्ट फ्यू डेज कि कैसे इंटरिम सरकार की फॉर्मेशन होती है, कौन उसमें इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स है, एंड उसके बाद ही हमें केयरफुली देखना पड़ेगा कि इंडियन मतलब सरकार का क्या रुख है और क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आते हैं। बिल्कुल श्वेता जी, लेकिन जिस तरह से वहां पर अंतरिम सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है और सेना कमांडर को कल हमने सुना, और कल से अब तक जिस तरह से कोशिश है उनकी कि और ज़्यादा जो कन्फ्रंटेशन है वो ना बढ़े, कर्फ्यू को हटा दिया गया, स्कूल कॉलेज खोलने की बात यहाँ पर हो रही है, प्रदर्शनकारियों को शांत करने की बात हो रही है, नमन किया गया जिन लोगों की जाने गई हैं, रिहा करने की बात हो रही है। किस तरह से उनके लिए आप एक चुनौती देखती हैं? मोहम्मद यूनिस का नाम सामने आया है कि कैसे वो एक अहम रोल यहाँ पर निभा पाएंगे अंतरिम सरकार की गठन में, और प्रदर्शनकारियों ने जो उनका आंदोलन रहा उन्होंने उनका नाम यहाँ पर प्रपोज किया है। इन सब चीज़ों को मिलाकर किस तरह से आप देखते हैं, कितनी मुश्किल राह नजर आती है आपको बांग्लादेश के लिए? थैंक यू जया जी, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं थी, बट अगर मैं आपका सवाल सही समझी हूँ तो मेरा ये रहेगा कि इंडिया का जो रुख है ये एक पीपल्स विल का इम्प्लीमेंटेशन है। जो मतलब जो सेंटिमेंट है, अभी अगर आप बांग्लादेश में ग्राउंड सेंटिमेंट देखें तो ग्राउंड सेंटिमेंट इज कम्प्लीटली आई मीन it's a coalition of forces, जहां पर स्टूडेंट्स ने लीड किया, but civil society forces, it's a coalition of forces। अगर आप उस सेंटिमेंट को देखें तो इंडिया has been very clear in terms of stating that it respects this as the popular will of the people। वो चीज रहेगी। इंडिया ने बहुत ही एक अहम पहलू जो इंडियन पॉलिसी थिंकिंग में ये भी है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया हैज आल्सो रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग अ कमेंट, क्योंकि ये एक डोमेस्टिक पॉलिटिकल टर्मोइल की तरह देखा जा रहा है। तो इंडिया बहुत केयरफुली वॉच करेगी कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, बट एट द सेम टाइम वो ये भी रिकॉग्नाइज करती है कि जहां पर शेख हसीना और अवामी लीग से उसका एक खास रिलेशनशिप जुड़ा रहा है, बट वो नहीं चाहेगी उसके लॉन्ग टर्म नेशनल इंटरेस्ट को लेकर कि उसको आइडेंटिफाई किया जाए एक पार्टी के साथ। आई थिंक तो इंडिया बहुत केयरफुली इस चीज को वॉच करेगी। बट अगर हम सेंटिमेंट देखें बांग्लादेश में राइट नाउ, तो सेंटिमेंट जो है वो जो पॉपुलर सेंटिमेंट है उस चीज को आई थिंक एज एनी एज अ नेबर इन बांग्लादेश हमें उसे रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। बट हैविंग सेड दैट, एक चीज जो बहुत अहम है कि इस वक्त जो लार्ज स्केल पॉलिटिकल वायलेंस है, आई थिंक दैट हैज रीजनल इम्प्लीकेशंस, और वो कैसे उसका स्पिल ओवर इफेक्ट हो सकता है इंडिया के साथ, वो देखने वाली चीज है। तो आई थिंक जैसे मैंने शुरू में कहा, ये एक स्ट्रेटेजिक डिलेमा है। इंडिया इसको कैसे नेविगेट करती है पेशेंटली, वो डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है।
बिल्कुल। श्वेता जी, अगर हम बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश में सेना राजनीतिक सत्ता को अपने हाथ में नहीं लेना चाहती है। ऐसे शुरुआती हमें ये संकेत मिले। 2007 और 8 में भी जब सेना समर्थित सरकार बनी थी, तब भी वो ज़्यादा चल नहीं पाई थी। ऐसे में उनकी तरफ से भी कोशिश है कि जल्द से जल्द वहाँ पर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो लाने में वो सफल हों। किस तरह से वो आप देखती हैं कि बनती हुई नजर आती हैं? कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं बांग्लादेश में जो इस वक्त काफ़ी बढ़ चढ़कर सामने आ रहे हैं, और जो सरकार बनाने की कोशिशें कवायद वहां पर हो रही है, उसको आप किस तरफ जाते हुए देख रही हैं? ये बात तो बहुत क्लियर है। अगर हम स्टूडेंट लीडर्स के जो जो स्टेटेड स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और जो वहां पर सेंटिमेंट है, ये बहुत क्लियर है कि ये डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन होना चाहिए। अगर हम शेख हसीना की पॉलिसी को देखें, तो एक बहुत बड़ा सिमरिंग एंगर इस प्रति था क्योंकि वहां पर श्रिंकिंग स्पेस फॉर डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस हो रही थी। तो डेफिनेटली जो रुख है, एंड आर्मी इस रुख से बहुत अच्छे से वाकिफ है। तो डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन का पुश रहेगा। एंड आर्मी, मतलब अगर हम देखें कि आर्मी जो इसमें रोल प्ले करेगी, बहुत ही केयरफुली रोल प्ले करेगी। जैसे कि आपने कहा 2008-2009 में ये दे टेस्टेड वाटर्स इन दैट कॉन्टेक्स्ट, तो वो भी बहुत कॉशियसली ट्रेड करेगी। अब ये किस तरह का कोलिशन फोर्स बनता है, क्योंकि इस कोलिशन फोर्स में भी बहुत डाइवर्जेंट आइडियोलॉजीज होगी। मतलब एक कॉमन फैक्टर डेफिनेटली उसमें अगर आप देखिए तो एंटी इंडिया सेंटिमेंट है अभी ऑन ग्राउंड। बट वो सेंटिमेंट कैसे प्ले आउट करता है और किस तरह के कोलिशन फोर्सेस एक साथ आते हैं और जुड़ते हैं, वो हमें देखना होगा। बट अगर आप रुख की बात करें, अगर आप सेंटिमेंट की बात करें, sentiment is towards the idea of democratic transition, जहां पर obviously free and fair elections उसका एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। बट जहां पर institutional freedoms, institutional autonomy, freedom for rights एक बहुत important जो आरोप लगता था शेख हसीना की रजीम के ऊपर था कि वहां पर stifling spaces थी फॉर डेमोक्रेटिक डिसेंट या फंक्शनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी। तो ये जो रुख है इस वक्त, अगर हम रुख बोले बांग्लादेश में, अगर हम ग्राउंड का रुख बोले, तो रुख एंड द पुश इज बोथ टुवर्ड्स डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन। बट हमें देखने वाली चीज ये होगी कि ये जो लार्ज स्केल पॉलिटिकल वायलेंस हुआ है, जो काफी सालों के बाद इस स्केल का वायलेंस हुआ है, विच इज लेड टू लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, उसको कैसे कर्टेल करे जाता है। तो रूल ऑफ लॉ का जो रेस्टोरेशन है, वो एक बहुत important first step रहेगा towards democratic transition. So I think अगर आप आर्मी की बात करें तो I think मैं आपसे सहमत हूँ, it's very carefully walking this path। बहुत ही clear उन्होंने statement दिया है that it's not looking at appropriating power, it is just facilitating this transition। ये statement बहुत clearly आ रहा है। श्वेता, भारत हमेशा चाहता है कि बांग्लादेश समेत जो उसके पड़ोसी देश हैं वो स्थिर रहें। बांग्लादेश के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध भारत के रहे हैं। पिछले 10 साल में एक बहुत बड़ा व्यापारिक साझेदार बन के उभरा है बांग्लादेश, और साथ ही साथ जो हमारी सीमा जो लगती है उस पर भी उसकी सुरक्षा के लिहाज से भी अब गंभीर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। जो संतुलन शेख हसीना बनाए रखती थी, उस संतुलन को भी लेकर अब बातचीत हो रही है। क्या बड़ा आप एक सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर देखती हैं भारत के लिहाज से? और साथ ही जो बांग्लादेश में जिस तरह के अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उनको लेकर भी अब चिंता की बात की जा रही है। आई थिंक दोनों बातों में मैं आपसे सहमत हूँ। फॉर इंडिया, अगर आप इंडिया की, जैसे आपने कहा कि शेख हसीना इंडिया की एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक और डिपेंडेबल अलाय थी, और उन्होंने एंड इन ऑल मेजर्स इंडिया की पार्टनरशिप रही है उनके साथ इन टर्म्स ऑफ काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म्स, इन टर्म्स ऑफ कर्टेलिंग एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस इन बांग्लादेश। तो वो एक बहुत बड़ा अहम पहलू है। अब अगर जमात इस्लाम फॉर इंस्टेंस अगर इस कोलिशन पार्टनरशिप में आती है, क्या ये रुख रहेगा एंड क्या ये ट्रांजिशन लेकर आएगा इंडिया के? वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दैट इन टर्म्स ऑफ आवर ओन इंटरनल सिक्योरिटी कंसर्न्स। पहला। दूसरी बात, जहां तक आप रुख की बात कर रही है इन टर्म्स ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों की आप बात कर रहे हैं, तो आई थिंक अगर आप स्टूडेंट मूवमेंट की तरफ से स्टेटमेंट्स देखेंगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स आए हैं टू रीइटरेट फर्म फेथ कि ये अगर एक डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन आता है, तो जो भी इस डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन का एक इम्पॉर्टेंट पहलू ये होगा टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू ऑल्सो to minorities in the countries, which also includes the Hindu minority community in Bangladesh। तो ये एक स्टेटमेंट आ रहा है, बट ये कंसर्न की बात रहेगी क्योंकि किस तरह का कोलिशन स्टिच होता है,
और उसमें जो रैडिकल फोर्सेस है उनका क्या रोल रहता है और उनका क्या रुख रहता है स्पेशली माइनॉरिटीज के प्रति, ये हमें बहुत केयरफुली वॉच करना पड़ेगा। और इंडिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है गिवन बांग्लादेश की जो प्रॉक्सिमिटी इंडिया के साथ है एंड जो क्रॉस बॉर्डर एंगेजमेंट है, क्रॉस बॉर्डर सिक्योरिटी मेजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंडिया का ये अहम कंसर्न रहेगा इन टर्म्स ऑफ केयरफुली वॉचिंग दिस ट्रांजिशन और किस तरह के फोर्सेस होंगे। जैसे कि हम लोग पहले भी बातचीत कर चुके हैं कि शेख हसीना वाज वेरी इफेक्टिव इन टर्म्स ऑफ काउंटरिंग दीज रैडिकल फोर्सेस बांग्लादेश के अंदर। तो आई थिंक ये हमारे लिए एक बहुत ही कंसर्न की बात रहेगी और हमें इसको केयरफुली वॉच करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो वहाँ पर किस तरह से बांग्लादेश का भविष्य होगा, या जिस अंतरिम सरकार की कवायद तेज़ हो गई है बनने की, उसकी क्या शक्ल हो सकती है? इसका क्या कुछ अनुमान आपको लगता है कि एक्सपर्ट्स लगा रहे हैं? क्या अवामी लीग का भी इसमें कोई हिस्सा होगा, या फिर एक यूनिटी गवर्नमेंट बनेगी? क्या कहना है आपका? आई थिंक ये हमें बहुत केयरफुली वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज जो मैं अभी आपको वही कह रही थी कि सुबह से हम डेवलपमेंट्स देख रहे हैं, किस तरह के डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। अगर आप देखें तो बीएनपी और जमाते इस्लामी डेफिनेटली इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स होंगे। और अगर आप आर्मी चीफ की मतलब आर्मी चीफ के स्टेटमेंट्स देखें, जो उनके पब्लिक स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उन्होंने ये बहुत क्लियरली कहा है कि ही इज इन कॉन्वर्सेशन विद द बीएनपी एंड द जमाते इस्लामी। बट अवामी लीग क्या इसका हिस्सा रहेगी, ये कहना बहुत मुश्किल है। एज ऑफ नाउ नहीं लग रहा है। कोलिशन पार्टनर्स कैसे स्टिच होते हैं, एज आई सेड राइट इन द बिगिनिंग, कि ये क्या आर्मी लेड होगी या आर्मी सपोर्टेड होगी, ये हमें ये देखने वाली बात है। मेरा जहां तक मुझे जिस तरह से लगता है, मुझे नहीं लगता कि एक आर्मी लेड गवर्नमेंट को लेजिटिमेसी दी जाएगी इस मूवमेंट के लिए। तो वो एक बहुत ही आई वुड से वो एक स्मॉल स्पेस है कि ये आर्मी लेड होगा, बट क्या उसमें आर्मी की भी एक भूमिका होगी, ये हमें देखना पड़ेगा। उस पहलू को हमें वॉच करना पड़ेगा, आज डेवलपमेंट्स कैसे होते हैं। बट आई थिंक जो रुख, अगर आप रुख की बात करें, पुश इज टुवर्ड्स डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन, वो उस रुख की तरफ हवा है। बिल्कुल, तो किस तरफ रुख जा रहा है वो इस पर ध्यान देना होगा, ख़ास तौर पर जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, जो वहाँ के आमजन हैं, जो नौजवान हैं, उनकी बात को ध्यान में रखते हुए लगातार इस पर भी चर्चा हो रही है, हम भी चर्चा कर रहे हैं कि भारत पे इसका सबसे बड़ा असर क्या देखने को मिल सकता है, और भारत इस पर बहुत ही ख़ास तौर पर नज़र बनाया हुआ है। कल सुरक्षा मामलों की समिति की भी कैबिनेट समिति की भी बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, और आज भी सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें विदेश मंत्री ने जो विभिन्न दलों के नेता थे उनको सरकार के रुख से अवगत कराया। क्या आपको लगता है कि क्या कुछ अहम एजेंडा इसमें रहा होगा? अभी औपचारिक रूप से ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, लेकिन जो हमारे भारत के कंसर्न्स हैं, जाहिर तौर पर उनको वहाँ पर रखा हो विदेश मंत्री ने, और इस पर यह भी बात निकल कर आई है, सोशल मीडिया के थ्रू उन्होंने ये बात कही है जया कि जी, आपकी आवाज चली गई है। सर्वसम्मति से इस पर पूरी यहाँ पर तमाम नेताओं ने इस पर सहमति जताई। किस तरह से आपको लगता है कि सरकार यहाँ पर जो रुख है सरकार का, और विभिन्न दलों को सहमति में रखते हुए ये बात लेकर आगे चल रही है, और बांग्लादेश के जो लगातार घटनाक्रम बदल रहे हैं उस पर नजर रख रही है? आई थिंक सरकार जो है, जया जी आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं थी, बट जहां तक मैं समझ रही हूँ, आप सरकार का रुख पूछ रही हैं और सहमति की बात कर रही हैं सरकार के अंदर। आई थिंक अगर आप देखें कि yesterday itself लीडर ऑफ ऑपोजिशन को भी ब्रीफ किया गया था एनएसए, तो सारे जो फैक्शंस हैं उनको एक पेज पे रखकर आई थिंक भारत सरकार चाहेगी आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि एज आई सेड राइट एट द बिगिनिंग, बांग्लादेश एक बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इंडिया के लिए, और जो भी बांग्लादेश में होता है उसका सीधा इफेक्ट इंडिया में हो सकता है, क्योंकि गिवन हम शेयर्ड बॉर्डर्स हैं, हमारे शेयर्ड बॉर्डर्स हैं बंगाल और बांग्लादेश की आप प्रॉक्सिमिटी देखिए, एंड एज आई सेड गिवन द कॉम्बिनेशन ऑफ द फोर्सेस दैट आर गोना be part of the interim government, हमारे इंटरनल सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत वैलिड है। तो आई थिंक हमें बहुत क्लोजली देखना पड़ेगा, बट सरकार का रुख डेफिनेटली ये रहेगा कि चाहे ऑपोजिशन लीडर्स हो, चाहे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हो, और उनको एक साथ लेकर वो आगे बढ़े। तो जो भी होगा वो एक सहमति से एक कंसेंसस बनाकर उस चीज को आगे बढ़ाया जाएगा, गिवन इट्स स्टिल अ डेवलपिंग सिचुएशन इन बांग्लादेश।
बिल्कुल, तो यहाँ पर लगातार जो स्थिति है वो बदल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता जी हमसे जुड़ने के लिए। क्या कुछ रुख रह सकता है भारत का इस पूरे तेजी से घटनाक्रम को बदलते हुए देखते हुए, ये बात ध्यान में रखने वाली बात है। और जो अंतरिम सरकार बनाने की कवायद बांग्लादेश में तेज हो गई है, उस पर भी यहाँ पर तेज पैनी नज़र भारत बनाए हुए है। क्या कुछ शक्ल होगी उस सरकार की, क्या कुछ भविष्य यहाँ पर होगा बांग्लादेश पर, इस वक्त पूरे विश्व की निगाहें हैं। फिलहाल यहाँ पर कई तरह की चुनौतियाँ हैं जो बांग्लादेश के सामने हैं, और साथ ही लगातार भारत ने अपना रुख साफ रखा है इस पूरे मुद्दे पर। शुरुआत से ही भारत अपने बांग्लादेश की बात हो, अपने पड़ोसी जो देश हैं उसमें एक स्थिरता यहाँ पर भारत चाहता है, और साथ ही हमेशा ये भी बात साफ रखता है कि अपने दोस्तों के साथ हमेशा वो साथ खड़ा है, मुश्किल में भी और अच्छे वक्त में भी। अब इसी बात पर भी लगातार नज़र बनाए हुए हैं। कल प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक हुई है, और आज भी संसद भवन परिसर में विदेश मंत्री द्वारा सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें क्या कुछ सरकार का रुख रह सकता है, क्या कुछ सरकार का रुख है, किस तरह से सरकार इस पूरे घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुई है और तमाम कदम उठा रही है और आगे बढ़ रही है, इस पर विभिन्न दलों के नेताओं को जानकारी दी गई और बातचीत की गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज फिजी में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि फिजी में उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे घर पर हैं। उन्होंने इस विशेष कार्यक्रम के आयोजन के लिए फिजी सरकार को धन्यवाद दिया, जिसमें उन्हें भारतीय मूल के लोगों से बातचीत करने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि अपने दोस्तों देशों के बीच की मित्रता के लिए जीवंत पुल का काम किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने दोनों देशों के बीच मित्रता को मजबूत करने की प्रक्रिया में एक जीवंत पुल, लिविंग ब्रिज के रूप में भूमिका निभाए हैं। जहां भारतीय प्रवासियों ने लगभग हर देश में अपनी छाप छोड़ी है, वही फिजी में आपकी असाधारण यात्रा विशेष रूप से दुनिया के लिए महान प्रेरणा का स्रोत है। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में आगे कहा कि प्रवासी भारतीयों को दुनिया में सकारात्मक परिवर्तन लाते हुए देखना बेहद सुखद है। भारत के राष्ट्रपति के रूप में दुनिया भर में हमारे प्रवासी भारतीयों द्वारा लाए गए सकारात्मक बदलाव को देखना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं बहुत खुश हूँ। 145 साल पहले आप आए हैं, फिर भी आपके संस्कृति, आपके भाषा, आपके परंपरा, आपका जीवन शैली को आप भूले नहीं। इसीलिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ ही राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि भारत दुनिया भर में बसे प्रवासी भारतीयों को अपने सपनों का भारत बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार एवं स्टेक होल्डर के रूप में देखता है। हम दुनिया भर में अपने प्रवासी भारतीय समुदाय को अपने सपनों का भारत बनाने की इस यात्रा में महत्वपूर्ण भागीदार और स्टेक होल्डर्स के रूप में देखते हैं। एक ऐसा भारत जो मानव प्रयास के हर क्षेत्रों में किसी से पीछे नहीं होगा। एक ऐसा भारत जो पूरी दुनिया के लिए विकास का इंजन बनेगा। एक ऐसा भारत जो विश्व बंधु के रूप में दुनिया का सच्चा मित्र बना रहेगा। हमारे प्रवासी भारतीयों के हितों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने भारतीय प्रवासियों के साथ संबंधों को और गहरा करने और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड या OCI कार्ड सहित कई पहलू शुरू किए हैं। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुवा में फिजी संसद को संबोधित किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों का जिक्र किया। उन्होंने इस चुनौतीपूर्ण दौर में भारत को वैश्विक दक्षिण की एक शक्तिशाली आवाज बताया। I would like to express my deep appreciation for the strong democratic ethos in Fiji. Each one of you has a very solemn responsibility for serving the people of this beautiful country. Despite the vast difference in our size, both our countries have much in common, including our vibrant democracies. Almost 10 years ago, speaking in this same hall,
Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, had underlined some basic values that unite India and Fiji. These include our democracy, the diversity of our societies, our creed that all human beings are equal, and our commitment to the liberty, dignity, and rights of every individual. These shared values are eternal and shall continue to guide us ahead. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। फिजी में राष्ट्रपति विलियम खाटोनिवेरे ने उन्हें स्टेट हाउस में इस सम्मान से नवाजा। सर्वोच्च सम्मान मिलने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खुशी जताई। राष्ट्रपति मुर्मू को फिजी गणराज्य के सैन्य बल ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। फिजी के प्रधानमंत्री की उपस्थिति में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का फिजी की पारंपरिक शैली में स्वागत किया गया। राष्ट्रपति ने स्वागत समारोह के लिए सभी को धन्यवाद दिया और अपनी परंपराओं और विरासत को संरक्षित रखने के लिए फिजी वासियों की प्रशंसा की। नई दिल्ली में आज पहले बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आगाज होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अन्य नेता भी समिट में हिस्सा लेंगे। व्यापार शिखर सम्मेलन के पहले संस्करण का उद्देश्य बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बिम्स्टेक के सदस्य देशों के बीच मजबूत व्यापार और निवेश संबंधों के माध्यम से अधिक क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से अयोध्या के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद योगी आदित्यनाथ का ये पहला अयोध्या दौरा है। वहीं अयोध्या गैंगरेप मामले को लेकर भी योगी का ये दौरा कई मायनों में अहम रहने वाला है। योगी आदित्यनाथ आयुक्त सभागार में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही चल रहे विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। मुख्यमंत्री का सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक का भी कार्यक्रम है। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है और मांग की है कि अगर मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करता है तो बिना उनका पक्ष सुने अदालत कोई एक तरफा आदेश पास ना करे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1 अगस्त को दिए फैसले में मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को खारिज करते हुए हिंदू पक्ष की ओर से दायर मुकदमों को सुनवाई लायक माना था। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम से लोगों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया जा रहा है और राज्य सरकार और सेना की ओर से चलाए गए इस ऑपरेशन के दौरान ही सोनप्रयाग से भी तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे सुरक्षाकर्मी लोगों को नदी पर पुल के माध्यम से सुरक्षित स्थानों की ओर ले जा रहे हैं। वायनाड में भूस्खलन के कारण जबरदस्त जानमाल के नुकसान के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 8वां दिन है। बचाव अभियान अब लगभग अंतिम चरण में पहुंच रहा है। कीचड़ वाले क्षेत्रों को छोड़कर लैंड एरिया लगभग कवर हो गया है।
अब बचाव टीम ग्रामीण इलाकों पर फोकस करेगी, जहां कुछ कमांडों को एयर ड्रॉप किया जाएगा ताकि वे नीचे जाकर शवों की तलाश कर सकें। इसके साथ साथ चेलिया नदी के दोनों तरफ आज सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। खासतौर पर सूची पराई झरने के पास सनराइज घाटी फोकस में रहेंगे। यहाँ अब भी एक छोटा सा हिस्सा है जो पहुंच से बाहर है। इस बीच राहत की बात यह है कि वायनाड त्रासदी के बाद ये पहली बार है जब केरल में कहीं भी बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। इस बीच राज्य सरकार कर्मचारी संघ ने वायनाड आपदा पीड़ितों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में 5 दिन का वेतन देने पर सहमति जताई है। वायनाड त्रासदी में 226 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग अब भी लापता हैं। सेना और एनडीआरएफ की मदद से तमाम बचाव एजेंसियां हर संभव कोशिश में लगी हुई हैं। हिमाचल प्रदेश में 3 स्थानों पर आई बाढ़ के बाद लापता लोगों को ढूंढने का कार्य छठे दिन भी जारी है। आपको बता दें कि कल दोपहर रामपुर के समीज क्षेत्र में शुरू हुई बारिश के चलते सर्च ऑपरेशन को रोकना पड़ा था। क्षेत्र में आज सुबह से हल्की बारिश हो रही है, ऐसे में सर्च ऑपरेशन को फिर से शुरू किया गया है। लगभग हर जगह से मलबा हटा लिया गया है, पर लापता लोगों का सुराग नहीं मिला है। समीज क्षेत्र के अलावा सतलुज नदी के आसपास चल रहे सर्च ऑपरेशन में अभी तक कुछ शवों को बरामद किया गया है। इन शवों की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। इस बीच प्रशासन भी प्रभावितों की मदद के लिए भरपूर प्रयास कर रहा है। मंडी से लोकसभा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत आज राज्य के रामपुर जिले के प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगी। और असम की राजधानी गुवाहाटी में भारी बारिश से जलभराव हो गया है। जलभराव से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हुआ है। वहीं जलमग्न सड़कों के बीच लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खबर वाराणसी से, जहां पर चौक थाना क्षेत्र के खोआ गली में जमींदोज हुए 2 मकानों में एक सिपाही समेत कुल 9 लोग मलबे में दबे जाने की घटना से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। आनन फानन में एनडीआरएफ और पुलिस की टीम ने रेस्क्यू कर 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। वाराणसी के पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने बताया कि परिवार के कुल 9 सदस्य यहां पर फंस गए थे। सभी को निकाल लिया गया है और इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। एक महिला कांस्टेबल यहां घायल हुई थी, जिन्हें भी अस्पताल भेज दिया गया है। एक महिला की मौत की खबर भी सामने आई है। जैसा परिवार के सदस्यों का कहना है कि सभी लोग निकाले जा चुके हैं, उनके परिवार का कोई भी सदस्य इसमें नहीं है। फिर भी हम प्रिकॉशन के तौर पर अपने जो डॉग स्क्वाड है उसके माध्यम से इस बात का पता लगाएंगे कि कोई व्यक्ति इसके अंदर मलबे में कोई और तो नहीं दबा है। सभी को हॉस्पिटल, यहाँ का कबीर चौरा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पर इलाज के लिए भेजा गया है, जहाँ उनका बेहतर इलाज कराया जा रहा है। इसमें जितनी भी हमारी फोर्सेस हैं, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, फायर सर्विस है, पीएसी है, लोकल पुलिस है, सभी के सहयोग से ये ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है और अभी तक सफल ऑपरेशन ये रहा है। जो जानकारी मिली है, जब रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो गया है और घर वालों ने तस्दीक कर दी है कि सारे मेंबर्स हैं वो सेफली मिल गए हैं, उससे जानकारी प्राप्त हुई है कि 2 मकान यहाँ गिरे थे। एक गुप्ता जी का मकान था जिसके अंदर 9 लोग थे, एक कोई यादव जी का मकान था, उसमें 2-3 मकान मालिक सहित लोग थे, 3-4 किराएदार टाइप लोग थे। ये दोनों मकान गिरने से यादव जी वाले मकान के सारे लोग तो आराम से निकल गए थे। जो दूसरा गुप्ता जी वाला मकान था उसमें 2 लोग सुरक्षित निकले स्वयं और 7 लोगों को रेस्क्यू किया गया। तो 9 लोगों में से 7 लोगों को रेस्क्यू करने की आवश्यकता पड़ी। उन 7 में से एक महिला की दुखद मृत्यु हुई है, बाकी सारे के सारे लोग सुरक्षित हैं, उनका इलाज चल रहा है। इन सारे लोगों के अलावा एक महिला कांस्टेबल भी जख्मी हुई है जिसके ऊपर मलबा गिरा और वो भी ट्रॉमा सेंटर रेफर की गई है, उनके जबड़े में चोट लगी है। तो उन सब लोगों का इलाज चल रहा है। और भारत की लगातार बढ़ती अर्थव्यवस्था को लेकर सकारात्मक रिपोर्ट्स का सिलसिला जारी है। फाइनेंशियल कंसल्टेंसी और ऑडिट सर्विस देने वाली कंपनी डेलाइट इंडिया ने कहा है कि मजबूत आर्थिक बुनियादी ढांचे और घरेलू नीति सुधारों में निरंतरता से चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 7 से 7.2% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। डेलाइट की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय बजट 2024-25 की कई पहलों से आपूर्ति पक्ष की मांग में सुधार, मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। डेलाइट इंडिया के अर्थशास्त्री रूमिकी मंजूमदार ने कहा कि वर्ष के पहले 6 महीनों में अनिश्चितता के दौर के बाद भारत दूसरी छमाही के मजबूत वृद्धि दर्ज करेगा।
अगस्त महीने की भारत इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 और 25 में जीडीपी की वृद्धि दर 7% से 7.2% के बीच रहेगी। शहरी ग्रामीण उपभोक्ता व्यय अंतर, मुद्रास्फीति तथा रोजगार संबंधी चिंताओं से प्रभावी ढंग से निपटने से महत्वाकांक्षी ग्रामीण उपभोक्ताओं की सामर्थ्य में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। आपको बता दें कि बजट 2024 और 25 में कृषि उत्पादकता में सुधार, युवाओं के लिए रोजगार सृजन, विनिर्माण और एमएसएमई के लिए वित्त तक पहुंच की चुनौती का समाधान करने की दिशा में सरकार ने पहल की थी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार कृषि के लिए 100 निर्यात क्लस्टर बनाने पर 18,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। उन्होंने कहा कि दलहन उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार ने 6,800 करोड़ रुपए निवेश से दलहन मिशन की योजना बनाई है। संसद में मंत्रालय के कामकाज पर हो रही चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जलवायु के अनुकूल कृषि व्यवस्था बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार तेजी से देश भर में 50,000 जलवायु अनुकूल गांव विकसित कर रही है और साथ ही बीज की 1500 नई किस्में भी विकसित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को अपनी डिजिटल पहचान दी जाएगी। सरकार इस पर काम कर रही है। इंडियन नॉलेज सिस्टम या भारतीय ज्ञान परंपरा इस नाम से जाना जाता है। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत भी आईकेएस के महत्व को ध्यान में रखते हुए आईकेएस डिवीजन कार्य कर रहा है। अब विश्वविद्यालयों में भी आईकेएस या कहें भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े पाठ्यक्रमों के होने की मांग होने लगी है। ऐसे में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की आईकेएस से जुड़ी ऐतिहासिक पहल पर बातचीत की हमारे संवाददाता डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र ने प्रोफेसर ललित कुमार त्रिपाठी से। तीर्थराज प्रयागराज में अवस्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का गंगानाथ झा परिसर, जो अपने आप में विशेष है, जो कि संस्कृत की अलख जगाने में पूरे भारत में ही नहीं अपितु हम कह सकते हैं कि विश्व में भी इसकी एक अपनी अलग पहचान रही है, जो कि शोध संस्था के तौर पर विश्व भर में प्रसिद्ध रही है। आज हम केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के गंगानाथ झा परिसर के ही निदेशक प्रोफेसर ललित कुमार त्रिपाठी जी के पास उपस्थित हैं और उनसे हम जानना चाहेंगे कि ऐसा पहली बार है कि आईकेएस को लेकर एक विशेष रूप से पाठ्यक्रम की शुरुआत हुई है और जो कि आपके परिसर में ये आरंभ हुई है, तो इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में आप बताएं कि कैसे आईकेएस के अध्ययन में संस्कृत विश्वविद्यालय कुछ अपनी एक नई भूमिका जो है वो निभाएगा। हमारे परिसर में इसी वर्ष एक आईकेएस केंद्र स्थापित हुआ है और अभी हम प्रारंभिक स्तर पर एमए संस्कृत पाठ्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत वेद, व्याकरण, साहित्य, दर्शन में विशेषज्ञता के साथ साथ भारतीय ज्ञान परंपरा की विशेषज्ञता का भी हमने विकल्प रखा है। चूँकि आईकेएस एक नया उपक्रम है, नया उपक्रम इस दृष्टि से कि वह पारंपरिक अध्ययन के साथ अधुनातन अध्ययन की भी अपेक्षा रखता है। अब कैसी दृष्टि है आईकेएस के साथ साथ और संस्कृत को नए कलेवर में प्रस्तुत करने के बारे में क्या क्या कुछ विशेष उपक्रम अपनाए जा रहे हैं? हमारे शोध छात्रों IIIT हैदराबाद, IIT मुंबई जैसी संस्थाओं से जुड़कर कार्य करें, इसके लिए हम प्रोत्साहित भी कर रहे हैं, विशेष प्रावधान भी कर रहे हैं। आने वाले कुछ ही समय में आपको इसका परिणाम दिखाई पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के गंगानाथ झा परिसर के निदेशक प्रोफेसर ललित कुमार त्रिपाठी जी, जिन्होंने बताया कि कैसे भारतीय ज्ञान परंपरा के शिक्षण के साथ साथ शोध कार्यों में भी एक नई गति लाने का काम इस संस्था के द्वारा किया जा रहा है, यहाँ के छात्रों द्वारा किया जा रहा है। कैमरा पर्सन योगेश तिवारी के साथ नारायण दत्त मिश्र, प्रयागराज। और अब खबरें पेरिस ओलंपिक से जुड़ी हुई। पेरिस ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम आज सेमीफाइनल मैच में जर्मनी से भिड़ेगी। टीम इंडिया की कोशिश इस मैच को जीतकर फाइनल का टिकट कटाने की होगी। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे शुरू होगा। इससे पहले खेले गए क्वार्टर फाइनल में भारत ने ग्रेट ब्रिटेन को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। वहीं टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा जावलिन थ्रो में क्वालिफिकेशन राउंड खेलेंगे। नीरज चोपड़ा को क्वालिफिकेशन राउंड में ग्रुप बी में रखा गया है। ये मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:20 पर शुरू होगा। जावलिन थ्रो के क्वालिफिकेशन राउंड में भारत के किशोर जेना मैदान पर उतरेंगे। ये मैच दोपहर 1:50 पर खेला जाएगा।
आज भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम राउंड ऑफ 16 मैच में कोर्ट पर उतरेगी। भारत के हरमीत देसाई, मानव विकास ठक्कर और अचंता शरद कमल की टीम अपनी चुनौती पेश करेगी। भारत की किरण पहल एथलेटिक्स में महिलाओं की 400 मीटर रैपचेज राउंड में खेलती नजर आएंगी। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट 50 किलोग्राम वर्ग में अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। ये मैच दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। विनेश अगर ये मैच जीतती हैं तो वे आज ही क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल मुकाबले में रिंग में उतरेंगी। और पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के शानदार प्रदर्शन पर देखिए ये खास रिपोर्ट। ओलंपिक में हॉकी की सबसे सफल टीम भारत ने एक बार फिर पदक की तरफ अपने कदम मजबूती से बढ़ा दिए हैं। टीम इंडिया ने लगातार दूसरे ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक जीतने की उम्मीदों को बरकरार रखा है। पेरिस ओलंपिक में अब तक भारतीय हॉकी टीम का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। केवल बेल्जियम के खिलाफ एक मुकाबले को छोड़ दें तो भारतीय टीम से पार पाना सभी टीमों के लिए नाको चने चबाना जैसा साबित हुआ है। इसी क्रम में भारतीय टीम ने ब्रिटेन को पेनल्टी शूटआउट में मात देते हुए सेमीफाइनल की ओर रुख किया है, जहां मंगलवार को उसका सामना जर्मनी से होगा। अगर नजर डालें भारत के क्वार्टर फाइनल मुकाबले पर तो यह किसी कड़े इम्तिहान से कम नहीं था। मैच के 17वें मिनट में अमित रोहिदास की हॉकी स्टिक ब्रिटेन के एक खिलाड़ी के सिर पर लगी, लेकिन रेफरी ने इसे जानबूझकर किया गया कृत्य माना और उन्हें पूरे मैच से बाहर कर दिया। इसी तरह भारतीय टीम करीब 42 मिनट तक 10 खिलाड़ियों के साथ खेली। हालांकि हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली भारतीय टीम योद्धाओं की तरह लड़ी और मुकाबले में अपने जज्बे को कहीं भी गिरने नहीं दिया। वहीं अपना आखिरी ओलंपिक खेल रहे पीआर श्रीजेश ने एक बार फिर अपने अनुभव का पूरा लाभ उठाते हुए शानदार प्रदर्शन किया, जिसके बलबूते भारतीय टीम लगातार दूसरी बार सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब रही। पेरिस ओलंपिक में हॉकी टीम के अभी तक के प्रदर्शन पर नजर डाली जाए तो भारतीय टीम ने अपने पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड को 3-2 से शिकस्त दी। इसके बाद लीग के अपने दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने अंतिम समय में कप्तान हरमनप्रीत सिंह के गोल की बदौलत अर्जेंटीना के खिलाफ मैच को 1-1 से ड्रॉ करवाने में सफलता पाई। वहीं भारत ने आयरलैंड के खिलाफ 2-0 से जीत दर्ज की, जबकि प्रतियोगिता में भारत को केवल एकमात्र हार बेल्जियम से झेलनी पड़ी, जहां उन्हें 2-1 से शिकस्त मिली थी। हालांकि इसके बाद भारतीय टीम ने शानदार वापसी की और ओलंपिक के इतिहास में 52 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से हराते हुए शानदार तरीके से क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अब भारतीय टीम की नजर सेमीफाइनल मुकाबले पर है, जहां उसे जर्मनी से भिड़ना है। अगर दोनों टीमों के बीच मुकाबलों की बात की जाए तो जर्मनी का पलड़ा भारी है। दोनों टीमों के बीच अब तक 106 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 26 में भारत और 53 में जर्मनी की टीम ने बाजी मारी है, जबकि 27 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। वहीं अगर ओलंपिक में दोनों टीमों की भिड़ंत की बात की जाए तो भारत का यहां दबदबा देखने को मिला है। ओलंपिक में भारत और जर्मनी के बीच अब तक 12 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 5 तो वहीं जर्मनी ने 4 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि 3 मुकाबले ड्रॉ रहे। इसमें टोक्यो ओलंपिक की वो जीत भी शामिल है जिसमें भारत ने जर्मनी को रोमांचक मुकाबले में 5-4 से हराते हुए ओलंपिक खेलों में हॉकी के 41 सालों के पदक के इंतजार को खत्म किया था। इसी बीच अगर हाल फिलहाल के प्रदर्शन को देखें तो दोनों टीमों के बीच पिछले 6 मुकाबलों में 5 में भारत ने जीत हासिल की है, जबकि जर्मनी ने केवल 1 मैच में जीत दर्ज की है। अब बस भारतीयों को इंतजार है उस पल का जब भारतीय टीम जर्मनी को शिकस्त देते हुए फाइनल में जगह बनाए और अपने गौरवशाली अतीत को दोहराए। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। पूरी भारत की नजरें हैं इस वक्त हमारी हॉकी टीम पर और भारत के अविनाश सांबले ने इतिहास रच दिया है। अविनाश सांबले 3000 मीटर स्टेपलचेज के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट बन गए हैं। सांबले ने 5वें स्थान पर रहते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। उन्होंने इस रेस को पूरा करने में 8 मिनट 15.43 सेकंड का समय लिया और 3000 मीटर स्टीपलचेज रेस के लिए फाइनल में क्वालिफाई करने पर अविनाश सांबले ने कहा कि उन्होंने उसी तरह से शुरुआत की जैसी योजना बनाई थी। अब अगला लक्ष्य फाइनल में अच्छा प्रदर्शन करने का है। जो प्लान किया था उसके हिसाब से स्टार्ट किया था और रेस अच्छी थी। पहले से मतलब था कि फाइनल्स के लिए कोई मुश्किल नहीं और वैसे प्लान से गए थे और वैसे स्ट्रॉन्ग फिनिश नहीं करना पड़ा तो फाइनल में गए। पहला तो एम था जो फाइनल के लिए और नेक्स्ट है जो फाइनल्स में
अच्छा करना है, तो होप है कि फाइनल्स के लिए अपना मैं बेस्ट दूंगा। और पेरिस ओलंपिक में भारतीय तीरंदाजों ने अपनी कड़ी चुनौती पेश की। हालांकि तीरंदाजी में भारत इस बार पदक जीतने से चूक गया। महिला वर्ग में हिस्सा लेने वाली अंकिता भगत और भजन कौर का मानना है कि बेशक वे पदक नहीं जीत पाए, लेकिन इस ओलंपिक ने उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला है। अंकिता भगत और भजन कौर से बातचीत की संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। पेरिस ओलंपिक में आर्चरी की टीम ने सेमीफाइनल तक पहुंच करके इतिहास रचा और कई मुकाबलों में हमारे आर्चर ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और या यूं कहें कि पिछले बार से शानदार परफॉर्मेंस था। सिर्फ मेडल से चूके, वो भी बहुत कम अंतर से। खुशी की बात यह है कि इसमें इंप्रूवमेंट बहुत देखने को मिला और आर्चर ने जिस तरह से परफॉर्म किया वो सराहनीय रहा। बात करेंगे अंकिता और भजन कौर हमारे साथ हैं। अंकिता, आप तो सेमीफाइनल तक पहुंचे धीरज के साथ, कैसा लगा उस तक वहाँ तक पहुँचने का सफ़र और कितना चैलेंजिंग था? हम लोग बस शुरू से यही तय किए थे कि हम लोग सिर्फ अपना प्रोसेस पे काम करेंगे और हम लोग लास्ट तक वही किए हैं। बाकी जो रिज़ल्ट आया वो आप लोगों के सामने ही है, लेकिन हम लोग अपना 100% दिए और आगे और अच्छा करेंगे। तो इस बात की खुशी है कि सेमीफाइनल तक आए, पहला ओलंपिक खेल रहे हैं और आए यहाँ पर, ये एक बड़ी बात है कि यहाँ तक पहुँचे। नहीं तो पहले कोई काउंट ही नहीं करता था आर्चर क्या करेंगे। अब तक का ओलंपिक का ये सबसे बेस्ट रिजल्ट है। हम लोग रैंकिंग भी हमारा बहुत अच्छा था, 3rd 4th सबको इसी में फिनिश किए थे। तो अगले बार और अच्छा होगा, मेरे को ये उम्मीद है। लेकिन अभी तक का ये सबसे बेस्ट रिजल्ट है, तो मैं भी बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। कितना एक्साइटमेंट रहा ये पहला ओलंपिक आपके लिए? एक्साइटमेंट तो बहुत थी और ये भी था कि मतलब सब कैसा होगा कैसा नहीं होगा, क्योंकि बहुत बड़ी गेम होती है ओलंपिक्स और सब चाहते हैं कि वो यहाँ पे आएँ। तो हमें ये मौका मिला, हमने यहाँ आके शूट किया, सब बहुत अच्छा रहा। मतलब बहुत चीज़ें सीखने को मिली कि आगे क्या क्या जो इसमें गलती की है वो ना करें। जो गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज़ दी, ठीक लगा कि मतलब हमारे ऊपर जो टॉप्स कर रहा है, सही कर रहा है, क्या खेलो इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म से भी हमें फ़ायदा मिल रहा है? हाँ जी, सबसे फ़ायदा हो रहा है, सब चीज़ें बहुत बढ़िया हैं। यहाँ पर आप आए, तरुणदीप रॉय थे, दीपिका कुमारी थी जो कि ऑलरेडी 4 बार खेल चुके हैं, तो क्या कुछ सीखा उनके साथ और ओपोनेंट से क्या सीखा, खास तौर पर क्या लेकर के जा रहे हैं यहाँ पर? पहले तो दीपिका दी, तरुण भैया से ये सब सीखा। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि पहले ओलंपिक में उन्होंने क्या क्या किया या फिर कैसे होता है सब, तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। और टीम से तो बस यही है कि पूरे कॉन्फिडेंस से चलाओ, कि मतलब घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ आए, परफॉर्म किया, क्या कुछ सीखा यहाँ से? एक तो हम लोग थोड़ा सा मतलब नर्वस हो जाते हैं, इतना क्राउड में तीर चलाने में हम लोग आदत नहीं है, तो हम लोग अभी कोशिश करेंगे वहाँ जाके थोड़ा और प्रैक्टिस करें ऐसे क्राउड में। बाकी NTPC एसोसिएशन, आर्चरी एसोसिएशन, टॉप्स हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, OGQ, टाटा सब हमें बहुत सपोर्ट किए हैं, आगे भी करेंगे। तो हम लोग और मेहनत करेंगे आगे जाके, यहाँ से जो भी कुछ सीखे हैं वो सब लेके जाके और मेहनत करके वापस और स्ट्रांग बन के आएंगे। तो ये दोनों आर्चर थे, देखिए ये एकदम यूथ डायनेमिक और साफ साफ इन्होंने क्लियरली कहा कि यहाँ से इन्होंने गलतियों से सीखा। मनु ने भी गलती से सीखा था, टोक्यो ओलंपिक में जो गलती हुई उन्होंने रिपीट नहीं करी, हिस्ट्री क्रिएट करी। उम्मीद करेंगे कि लॉस एंजलिस में ये भी गलती रिपीट ना करें और वहाँ पर इस बार सेमीफाइनल की बाधा को पार करें और मेडल ज़रूर हासिल करें। कैमरा सैंथल के साथ मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ पेरिस। तो बहुत कुछ सीखने को मिला इन युवा खिलाड़ियों को और अब अगले ओलंपिक्स की भी तैयारी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।